क्या कभी ये ख्याल आया है कि आज से सोचिए कोई 20 लाख साल पहले, जब न ट्रेन थी न बस, कुछ नहीं, तो इस धरती पर इसी उपमहाद्वीप में इंसान कैसे रहते होंगे? वो तुषार की ट्रेन वाली बात है ना किताब में। हाँ। लगता है कि क्या वो बस एक ही जगह टिके रहते थे? हम्म ये सवाल ही हमें इतिहास की उन गहराइयों में ले जाता है जहां आज हम थोड़ी डुबकी लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी इतिहास की किताब हमारे अतीत पार्ट 1 के दूसरे चैप्टर की। हाँ, अध्याय 2, आरंभिक मानव की खोज में। बिल्कुल। ये चैप्टर हमें टाइम में बहुत पीछे ले जाता है, उन शुरुआती इंसानों तक जिन्हें हम कहते हैं आखेटक, खाद्य संग्राहक, मतलब शिकारी और भोजन जमा करने वाले, हंटर गैदरर्स। तो आज हमारी ये चर्चा, ये पड़ताल इसी चैप्टर पर आधारित है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 2 मिलियन साल से भी ज्यादा के इस लंबे सफर में हमारे पूर्वजों ने जीना कैसे सीखा, वो बदले कैसे। और वो क्या नींव रखी जिस पर आज की दुनिया खड़ी है। उनकी कहानी, उनकी मुश्किलें, उनकी कामयाबियां, इनको जानना ही आज हमारा मकसद है। सही। तो हम क्या क्या जानेंगे? कौन थे ये लोग? खाना कैसे जुटाते थे? चलते क्यों रहते थे हमेशा? हाँ, और उनके औजार कैसे थे, पत्थर वाले औजान, और हमें ये सब पता कैसे चला। और हाँ, वो जो लंबा सा पाषाण काल है ना, उसके अलग अलग हिस्से, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, उनको भी थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनकी पहचान से। आखेटक, खाद्य संग्राहक, नाम से ही लग रहा है शिकारी और खाना जमा करने वाले। हाँ, लगभग 20 लाख साल पहले से ये लोग इस उपमहाद्वीप में थे। जिंदगी का तरीका सीधी सी बात है, जंगली जानवरों का शिकार करना, मछलियां पकड़ना, चिड़ियां पकड़ना, और पेड़ पौधों से चीजें इकट्ठा करना, है ना? बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है। भारत जैसा जो उष्ण कटिबंधीय इलाका है, मतलब गर्म और नमी वाला, यहाँ तो पेड़ पौधों की हजारों किस्में होती हैं। तो सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि फल, जड़ें, कंदमूल, बीज, पत्तियां, डंठल, अंडे, इन सबको जमा करना शायद शिकार से भी ज्यादा जरूरी रहा होगा उनके खाने के लिए। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना था तो नहीं। जानवर तो इंसानों से ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर। बिल्कुल। उनका शिकार करने के लिए तो जबरदस्त फुर्ती चाहिए, चौकन्ना रहना पड़ता होगा, और सही टाइम पर सही फैसला लेना, ये सब जरूरी था। और सिर्फ जानवर ही नहीं, पेड़ पौधों का ज्ञान भी तो चाहिए। कौन सा खा सकते हैं, कौन सा जहरीला है। सही कहा। कौन सा फल कब पकेगा, ये जानकारी तो जिंदगी और मौत का सवाल रही होगी। प्रकृति के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था, जिसे शायद आज हम पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। तो खाना जुटाने का तरीका समझ आया, लेकिन वो एक जगह टिक कर क्यों नहीं रहते थे? मतलब हमेशा चलते रहने की क्या वजह थी? किताब में तो कुछ कारण दिए हैं इसके। हाँ, कम से कम 4 खास कारण बताए गए हैं। पहला तो सबसे सीधा सा है, रिसोर्स खत्म हो जाना। अगर एक ही जगह ज्यादा टाइम रहेंगे तो आसपास के पौधे, जानवर वो कम हो जाएंगे हाँ, ना। खा लिया, शिकार कर लिया तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो भोजन की तलाश में आगे बढ़ना ही पड़ता था। दूसरा कारण जुड़ा है जानवरों से। अच्छा, हम्म कैसे? जानवर भी तो घूमते हैं अपने चारे के लिए, घास पत्तियों के लिए। हम्म। हिरन, जंगली भैंस, भेड़ बकरी, ये झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जाहिर है जो इंसान इनका शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे चलते होंगे। हाँ, ये तो लॉजिकल है। तीसरा, तीसरा कारण? मौसम और पेड़ पौधों से जुड़ा है। अलग अलग पेड़ों पर फल या दूसरी खाने की चीजें अलग अलग मौसम में आती हैं। तो लोग शायद मौसम के हिसाब से उन इलाकों में जाते होंगे जहां उस वक्त खाना मिलने की उम्मीद हो। एक तरह का सीजनल माइग्रेशन। अच्छा, और चौथा कारण? चौथा और शायद सबसे बुनियादी कारण, पानी। पानी के बिना तो गुजारा नहीं। नदियां, झीलें, झरने, यही पानी के स्रोत थे। पर कई नदियां और झीलें तो मौसमी होती हैं। बारिश में पानी आया फिर सूख गईं। कुछ ही होती हैं बारहमासी, जिनमें साल भर पानी रहता है। तो मतलब सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी घूमना पड़ता था। हाँ बिल्कुल। गर्मियां सर्दी के महीनों में जब पानी कम हो जाता होगा तो लोगों को उन जगहों पर जाना पड़ता होगा जहां पक्का पानी मिले। और इन 4 बड़े कारणों के अलावा हो सकता है वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने भी जाते हों। और याद रखिए, ये सारी यात्रा पैदल होती थी, सैकड़ों किलोमीटर भी। उफ, सोचकर ही लगता है कितनी मुश्किल जिंदगी रही होगी। पर सवाल ये है कि हमें, मतलब आज के लोगों को, इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को लाखों साल पहले के इन लोगों के बारे में इतनी बातें पता कैसे चलती हैं?
उन्होंने कोई डायरी या किताब तो छोड़ी नहीं। सही सवाल है। इसका क्रेडिट जाता है आर्कियोलॉजी को, मतलब पुरातत्व को। आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई में उन लोगों के इस्तेमाल की हुई चीजें मिलती हैं। जैसे कि उनके औजार। हाँ, सबसे जरूरी है उनके औजार। पत्थर के, लकड़ी के, हड्डी के। अब लकड़ी और हड्डी तो टाइम के साथ गल जाती हैं अक्सर, पर पत्थर के औजार वो लाखों साल बाद भी मिल जाते हैं, और वही हमें उनकी कहानी बताते हैं। और इन पत्थर के औजारों का इस्तेमाल भी बड़ा कमाल का था। सिर्फ शिकार के लिए नहीं थे ये। नहीं नहीं, बहुत सारे काम थे। मांस और हड्डी काटना, पेड़ों की छाल उतारना, जानवरों की खाल साफ करना, फल और जड़ों को काटना या छीलना। और कुछ औजारों में हड्डी या लकड़ी का हैंडल, मतलब मूठ लगाकर भाले या तीर जैसे हथियार भी बनाते थे। इससे शिकार आसान और थोड़ा सेफ हो जाता होगा। हाँ, दूर से वार कर सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ औजारों से लकड़ी भी काटते थे, जलाने के लिए ईंधन, या फिर झोंपड़ी बनाने या दूसरे औजार तैयार करने के लिए। किताब में 2 और इस्तेमाल बड़े दिलचस्प लगे मुझे। जमीन खोदकर जड़ें निकालना और जानवरों की खाल से बने कपड़ों को सिलना। पत्थर के औजार से सिलाई, ये कैसे करते होंगे? हाँ, ये उनकी स्किल और जरूरत के हिसाब से चीजों को इस्तेमाल करने की क्षमता दिखाता है। सोचिए, पत्थर जैसी मामूली चीज से कितने अलग अलग काम ले लिए। कमाल है। अच्छा, जब औजारों की बात हो रही है, तो ये भी बताएं कि वे रहने के लिए जगह कैसे चुनते थे? कहीं भी रह लेते थे या कुछ खास देखते थे? नहीं, ऐसा लगता है कि जगह का चुनाव सोच समझकर होता था। अगर चैप्टर के मैप 2 को देखें, तो जहां लाल तिकोन बने हैं, वो ऐसी जगह हैं जहां इन आखेटक खाद्य संग्राहकों के रहने के सबूत मिले हैं। हाँ, मैंने देखा वो मैप। उनमें एक बात कॉमन है, ये जगहें अक्सर पानी के सोर्स के पास होती थी, नदी या झील के किनारे। पानी की जरूरत तो है ही, और क्या जरूरी था? दूसरी सबसे जरूरी चीज थी अच्छी क्वालिटी का पत्थर। क्योंकि उनके औजार पत्थर के थे और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी थे, तो वो ऐसी जगह पसंद करते थे जहां बढ़िया पत्थर आसानी से मिल जाए, जिससे अच्छे औजार बन सके। तो क्या ऐसी जगहें थीं जहां सिर्फ पत्थर मिलता था और औजार बनते थे? उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, ऐसी जगहों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं उद्योग स्थल, मतलब फैक्ट्री साइट्स। हमें ये इसलिए पता चलता है क्योंकि यहाँ अक्सर औजार बनाने के बाद बचे हुए पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। कुछ अधूरे या खराब औजार मिलते हैं जो शायद बनाते हुए फेंक दिए गए होंगे। अच्छा। और रहने की जगह? जहां लोग रहते थे उन्हें कहते हैं आवासीय स्थल, हैबिटेशन साइट्स। इनमें गुफाएं और चट्टानों के नीचे की जो कुदरती पनाहगाहें होती है ना, रॉक शेल्टर्स, वो शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका इसका बहुत फेमस उदाहरण है। हाँ, भीमबेटका की गुफाएं तो बहुत मशहूर हैं। ये गुफाएं उन्हें बारिश, धूप, तेज हवाओं से बचाती थीं। ऐसी जगह खासकर विंध्य और दक्कन के पठारी इलाकों में मिली हैं, नर्मदा घाटी के पास। और क्या ऐसा भी होता था कि लोग एक ही जगह रहें भी और औजार भी बनाएं? हाँ, बिल्कुल। कई ऐसी जगह भी मिली हैं जहां लोग शायद ज्यादा लंबे समय तक रहते थे और वहीं औजार बनाने का काम भी करते थे। ऐसी जगहों को कहते हैं आवास सह उद्योग स्थल, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ये शायद उनके ज्यादा पक्के ठिकाने रहे होंगे। ये जानना भी मजेदार है कि वो ये पत्थर के औजार बनाते कैसे थे। मतलब क्या कोई खास तरीका था? आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि 2 मेन टेक्निक्स थीं। पहली, जिसे कहते हैं पत्थर से पत्थर टकराना, स्टोन ऑन स्टोन। इसमें जिस पत्थर से औजार बनाना है, जिसे कोर कहते हैं, उसे एक हाथ में पकड़ते थे। फिर दूसरे हाथ में एक भारी पत्थर लेकर, जो हथौड़े का काम करता था, उस पर चोट करके छोटे छोटे टुकड़े या फ्लेक्स हटाते जाते थे, जब तक पत्थर को सही शेप ना मिल जाए। अच्छा, जैसे मूर्ति बनाते हैं छील छील कर। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरी टेक्निक थी दबाव शल्क तकनीक, प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग, ये क्या थी? ये शायद ज्यादा बारीक काम के लिए होती होगी। इसमें कोर पत्थर को किसी मजबूत सतह, जैसे जमीन या बड़ी चट्टान पर टिका देते थे। फिर हड्डी या किसी दूसरे पत्थर के नुकीले टुकड़े को कोर के किनारे पर रखकर उस पर हथौड़े वाले पत्थर से दबाव डालते थे या हल्की चोट करते थे। इससे बहुत छोटे और कंट्रोल्ड तरीके से फ्लेक्स निकलते थे। इनसे शायद ज्यादा पैने या छोटे औजार बनते होंगे। वाह, मतलब पूरी इंजीनियरिंग थी पत्थरों की। अच्छा, औजारों के अलावा एक और बहुत बड़ी खोज थी आग। क्या इन शुरुआती इंसानों को आग का इस्तेमाल पता था? हाँ, और इसके पक्के सबूत मिले हैं। आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं हैं, मैप 2 में दिखाई गई हैं। वहां राख मिली है। राख? तो इसका मतलब आग जलाते थे? बिल्कुल, राख तो तभी मिलेगी ना जब आग जलाई गई हो। इससे साफ है कि ये लोग आग जलाना जानते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। आज तो हम आग का इस्तेमाल रोशनी, खाना पकाने, गर्मी के लिए करते हैं। उस जमाने में आग उनके लिए क्या मतलब रखती होगे?
शायद आज से भी ज्यादा जरूरी रही होगी। सोचिए, अंधेरी गुफाओं में रोशनी मिल गई, कच्चा मांस भूनकर खाया जो ज्यादा आसानी से पचता होगा, सुरक्षित भी होता होगा, और शायद सबसे जरूरी, खतरनाक जंगली जानवरों को डराकर दूर भगाना, खुद को, अपने ठिकाने को सेफ रखना। आग पर कंट्रोल पाना इंसान के इतिहास में एक बहुत बड़ी छलांग थी। सही कहा। अच्छा, फिर समय बीता और एक ऐसा दौर आया जब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी धरती का माहौल बदल रहा था। किताब में इसका जिक्र है बदलता पर्यावरण करके। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ। दुनिया भर की क्लाइमेट में बड़े चेंज आए। मौसम पहले से ज्यादा गर्म और नम होने लगा। अच्छा, इसका असर क्या हुआ? इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में घने जंगल कम हुए और बड़े बड़े घास के मैदान बन गए, ग्रासलैंड्स। घास के मैदान, उससे क्या फर्क पड़ा? घास पर जो जानवर पलते हैं, जैसे हिरण, बारासिंगा, भेड़, बकरी, जंगली गाय, बैल, उनकी आबादी तेजी से बढ़ी। हाँ, अब शिकार के लिए ये जानवर ज्यादा मिलने लगे। तो शिकारी भी उनके पीछे गए होंगे। हाँ, जो लोग इनका शिकार करते थे वो इनके झुंडों के पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और इस चक्कर में उन्होंने इन जानवरों की आदतों को, उनके खाने पीने के तरीकों को, उनके बच्चे पैदा करने के मौसम को, इन सबको बहुत करीब से जानना समझना शुरू किया होगा। और यहीं से शायद वो आइडिया आया होगा जिसने आगे चलकर दुनिया बदल दी, जानवरों को पालने का, पालतू बनाने का। बहुत मुमकिन है। ये बस एक अंदाजा है, लेकिन हालात इसी तरफ इशारा करते हैं। इसी दौरान मछली पकड़ना भी खाने का एक ज्यादा जरूरी जरिया बन गया। और एक और खास बात हुई, गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज वाले पौधे वो कुदरती तौर पर उगने लगे सबकॉन्टिनेंट के कई हिस्सों में। तो लोगों ने उन्हें भी खाना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, सबने शायद इन अनाजों को पहचाना, इकट्ठा किया। उन्होंने ये भी सीखा होगा कि ये पौधे कहाँ उगते हैं, कब पकते हैं, बीज कैसे गिरते हैं, फिर से कैसे उगते हैं। और यहीं से शायद धीरे धीरे ये ख्याल आया होगा कि क्यों ना इन पौधों को खुद उगाया जाए। मतलब खेती की तरफ पहला कदम। हाँ, हो सकता है। इसकी पूरी कहानी तो अगले चैप्टर में है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो 12,000 साल पहले का बदलाव था, ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था। इसने जिंदगी जीने का तरीका बदलने की नींव रख दी थी। ये तो वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। अब हम इतने लंबे समय की बात कर रहे हैं, तो इसे समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ नाम भी दिए हैं ना, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, जरा वो भी समझ लेते हैं। हाँ, सबसे पुराना और सबसे लंबा जो दौर है उसे कहते हैं पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। पैलियो मतलब पुराना और लिथोस मतलब पत्थर। अच्छा, पुराना पत्थर युग। हाँ, मतलब पत्थर के औजारों के इस्तेमाल का सबसे पुराना और सबसे लंबा दौर। और ये कितना लंबा था, अंदाजा लगाइए। करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 12,000 साल पहले तक चला। 20 लाख साल? हाँ, मानव इतिहास का 99% हिस्सा इसी एक काल में समाया हुआ है। इसे भी पढ़ने समझने की आसानी के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं: आरंभिक या निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण काल। 99%, ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देता है। मतलब हम जो इतिहास पढ़ते हैं, शहर, सभ्यताएं, वो तो इंसान की कहानी का बस एक छोटा सा बिल्कुल नया हिस्सा है। बिल्कुल सही। पुरापाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण युग, मीजोलिथिक एज। ये लगभग 12,000 साल पहले से शुरू होकर करीब 10,000 साल पहले तक चला। ये वही दौर था जब पर्यावरण बदल रहा था, मौसम गर्म हो रहा था। हाँ, जिसकी हमने अभी बात की। इस काल की एक खास पहचान है पत्थर के औजार जो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें कहते हैं लघु पाषाण या माइक्रोलिथ्स, मतलब बहुत छोटे पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ्स, इतने छोटे औजारों का क्या करते होंगे? शायद अकेले उतने काम के ना हो। ज्यादातर लगता है कि इन छोटे पैने माइक्रोलिथ्स को हंडी या लकड़ी के हत्थों में फिट करके ज्यादा अच्छे औजार बनाए जाते थे, जैसे आरी या हसिया। सोचिए, कई छोटे ब्लेड एक साथ जोड़ दिए। अच्छा, जैसे आज चाकू में ब्लेड लगाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। हालांकि इस दौरान पुराने बड़े टाइप के औजार भी चलते रहे। और मध्य पाषाण के बाद? उसके बाद लगभग 10,000 साल पहले से शुरू होता है नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। ये वो दौर है जब खेती और पशुपालन शुरू हुआ, जिसकी बात हम अगले चैप्टर के विश्लेषण में करेंगे। ठीक है। अच्छा, इन लाखों सालों में इंसान सिर्फ औजार ही नहीं बना रहे थे, वे कला भी बना रहे थे। शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स का जिक्र भी है। हाँ, ये कमाल की बात है। जिन गुफाओं और रॉक शेल्टर्स में ये शुरुआती लोग रहते थे, उनमें से कई की दीवारों पर उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका
और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में इसके बहुत शानदार उदाहरण मिलते हैं। क्या बनाते थे इन पेंटिंग्स में? ज्यादातर जंगली जानवरों के चित्र हैं और बड़ी कुशलता और सजीवता से बनाए गए हैं। लगता है जैसे जानवर सचमुच चल रहे हों। ये पेंटिंग्स हमें उनकी दुनिया की, उनकी जिंदगी की, शायद उनकी सोच की भी एक झलक देती हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर रह जाता है, कौन क्या काम करता था? मतलब क्या शिकार सिर्फ मर्द करते थे, या औजार बनाना औरतों का काम था, या सब मिलके सब कुछ करते थे? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। हमारे पास जो सबूत हैं वो हड्डियां हैं, पत्थर हैं। वो ये नहीं बताते कि उन्हें आदमी ने इस्तेमाल किया या औरत ने। किताब भी यही कहती है कि पक्का पता नहीं। हाँ, हो सकता है औरतें और मर्द दोनों मिलकर शिकार करते हों, औजार बनाते हों, फल फूल जमा करते हों, पेंटिंग बनाते हों। या ये भी हो सकता है कि कुछ काम औरतें ज्यादा करती हों, कुछ मर्द। या ये भी मुमकिन है कि अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग रिवाज रहे हों। सच तो ये है कि हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता। इतिहास की सीमाएं भी हैं। चलिए अब एक और ऐसी बात पर आते हैं जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। भारत में शुतुरमुर्ग। हाँ, ये आर्कियोलॉजिकल खोजों से पता चला। एक बहुत दिलचस्प फैक्ट है। पुरापाषाण काल में, मतलब आज से हजारों साल पहले, भारत में ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग होते थे। सच में? भारत में? हाँ, इसका सबसे पक्का सबूत महाराष्ट्र में पटने नाम की जगह से मिला है। वहां शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं, वो भी काफी बड़ी मात्रा में। अंडों के छिलके? उनका क्या करते थे ये लोग? कुछ छिलकों पर तो डिजाइन या लाइनें खुदी हुई मिली हैं, तो लगता है शायद सजावट के लिए इस्तेमाल करते होंगे। और कुछ छिलकों से मनके बनाए जाते थे, बीड्स, मोती जैसे दाने। अच्छा, शायद मालाएं वगैरह बनाते होंगे। हाँ, शायद गहने या मालाएं। आज तो भारत में शुतुरमुर्ग नेचुरली नहीं पाए जाते, तो ये खोज उस जमाने के पर्यावरण और जानवरों के बारे में भी कुछ बताती है। ये वाकई चौंकाने वाला है। अच्छा, जरा नक्शे पर एक और जरूरी जगह है, हुंसगी। उस पर भी बात कर लेते हैं। हुंसकी, जो आज कर्नाटक में है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरापाषाण स्थल है। यहाँ अर्ली पैलियोलिथिक एज के कई स्थल मिले हैं। कुछ जगहों पर तो इतने सारे औजार मिले हैं हर तरह के काम के लिए कि लगता है ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स रही होंगी। मतलब वहाँ लोग रहते भी थे और औजार भी बनाते थे। हाँ, लंबे समय तक। और कुछ छोटी साइट्स भी मिली हैं जहाँ शायद सिर्फ औजार बनाने के ही सबूत ज्यादा हैं। तो हो सकता है वो सिर्फ फैक्ट्री साइट्स रही हों। और कोई खास बात हुंसकी की? हाँ, हुंसकी की 23 साइट्स झरनों के पास थी, पानी की मौजूदगी। और यहाँ जो औजार मिले हैं वो ज्यादातर वहीं मिलने वाले चूना पत्थर, लाइमस्टोन से बने हैं। तो ये बातें फिर वही इशारा करती हैं, पानी और अच्छा पत्थर, ये दोनों चीजें जगह चुनने के लिए बहुत जरूरी थीं। बिल्कुल, हमारे पहले के अंदाजों को ये पुख्ता करती हैं। और आखिर में किताब हमें भारत से दूर ले जाती है, फ्रांस की एक गुफा में। इसका क्या मतलब है यहाँ? ये हमें याद दिलाने के लिए है कि उस दौर में कला सिर्फ भारत में ही नहीं थी। फ्रांस में लैस्को और शोवे जैसी गुफाएं हैं जहां गजब की पेंटिंग्स मिली हैं। किताब में शायद लैस्को का जिक्र है, जिसे 100 साल से कुछ ज्यादा पहले 4 स्कूली बच्चों ने ढूंढा था। अच्छा, और ये पेंटिंग्स कब की हैं? ये करीब 20,000 से 10,000 साल पहले के बीच बनाई गई मानी जाती हैं। और इनमें क्या खास है? इनमें जंगली घोड़े, ऑरॉक्स जो गाय बैलों का एक पुराना जंगली रूप था, बाइसन, ऊनी गैंडे, बारासिंघा, भालू, ऐसे जानवरों को बड़ी खूबसूरती से और ब्राइट कलर्स में पेंट किया गया है। रंग कैसे बनाते थे वो? रंग बनाने की तकनीक भी कमाल की थी। घेरू या लौह अयस्क जैसे मिनरल्स को पीसकर या फिर लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करके। इन पेंटिंग्स का मकसद क्या रहा होगा? सिर्फ सजावट या कुछ और, कहना मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये शायद किसी खास पूजा पाठ या रस्म के लिए बनाई गई होंगी। शायद शिकार में कामयाबी के लिए कोई जादू टोना, या हो सकता है ये कहानियां सुनाने या अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को देने का तरीका रहा हो। पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये उस जमाने के इंसानों की कला और उनकी सोचने की क्षमता का सबूत तो है ही। तो ये थी हमारे अतीत के दूसरे अध्याय की कहानी, आरंभिक मानव की खोज। हमने देखा कि कैसे लाखों साल तक हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक बनकर जिए, कैसे वो खाने, पानी और अच्छे पत्थर की तलाश में घूमते रहे, कैसे उन्होंने पत्थर के औजारों में महारत हासिल की, आग पर काबू पाया और फिर बदलते हुए पर्यावरण के साथ खुद को ढाला। और सबसे बड़ी बात, हमने मानव इतिहास के उस 99% हिस्से की झलक देखी जो अक्सर हमारी नजरों से गायब रहता है। ये समझना कि खेती, गांव, शहर, ये सब इंसान की कहानी के कितने नए अध्याय हैं,
हमें अपने आज को भी एक अलग नज़र से देखने में मदद करता है। हाँ, उनकी सादगी, उनकी ज़रूरत के हिसाब से ढल जाने की क्षमता, उनकी क्रिएटिविटी वाकई हैरान करती है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में कई बातें दिमाग में रह गईं घूमने के। वो 4 कारण, भीमबेटका जैसी रहने की जगह है, हुंस की जैसी औजार बनाने की जगह है, पत्थर से सिलाई करने की बात, वो 99% वाला आंकड़ा, आग का पहला इस्तेमाल, और हाँ, भारत में शुतुरमुर्ग। और साथ ही ये एहसास भी कि आर्कियोलॉजी हमें कितना कुछ बता सकती है, लेकिन फिर भी कितने सारे सवाल अधूरे रह जाते हैं। हाँ, जैसे वही सवाल, कौन क्या काम करता था? अध्याय में जो ये कहा गया है ना कि लैंगिक भूमिकाओं के बारे में पक्का नहीं पता, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम कई बार अनजाने में आज की सोच को अतीत पर थोप देते हैं? पुरातात्विक सबूतों की अपनी सीमाएं हैं, और शायद ये अच्छा है कि इतिहास हमें ऐसे सवालों के साथ छोड़ देता है जो हमें बनी बनाई सोच को चुनौती देने के लिए उकसाते रहें। ये एक ऐसा विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं।